Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 2, diversity and discrimination. And in this class, we will complete this chapter by completing our second last topic on being discriminating against and striving for equality. So, first of all, let's revise all the topics. The introductory portion, diversity and discrimination, we have completed. Difference and prejudice, we have completed. Then after, we have also completed the diversity and discrimination, creating stereotypes, inequality and discrimination, the caste system, on being discriminated against से हम लोग आज की क्लास को या फिर आज के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे. Yes, so on being discriminated. Dr. Bhimrao, have you ever, first of all, you have to come to page number 191 for this. इससे पहले वाली क्लास में हम लोग कास्ट सिस्टम को रीड कर चुके हैं. आपकी जो सोसाइटी है उसको 4 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रीड किया था, जिसमें हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 कास्ट देखे थे. अब उसी से रिलेटेड है क्लैरिफाइंग, या फिर अगर हम बोलें कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे देख रहे हैं इस पॉइंट को, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 को वो जन्मे थे और 1956 को उनकी डेथ हो जाती है. ये चेयरमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के. अभी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको लेके हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंड परसों ही हमारा इंडिपेंडेंस डे भी गया है, तो ये जो सारी चीज़ें वो हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. जैसे हम आज़ाद हो जाते हैं, हमें एक लिखित संविधान चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इंडिया है वो रन करे. तो उसको लिखा किसने? उसको लिखा था, या एक कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी. कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. इनका ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, सेकेंड लाइन, ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देती हूँ. ये एक दलित लीडर थे, ग्रेट दलित लीडर थे, हु फॉट. इन्होंने भी अपने राइट्स, हरिजन के राइट्स के लिए, या फिर डाउन ट्रोडन कास्ट, जो इसे निचली कास्ट भी बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, डाउन ट्रोडन कास्ट जो है, उनकी अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. इनका जन्म, थर्ड पॉइंट, born in महाराष्ट्र, महार फैमिली, एंड इनकी जो फैमिली थी वो अनटचेबल मानी जाती थी, मतलब जिन्हें छू नहीं सकते हैं. ये पढ़ाई के बाद इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ लॉ की स्टडी करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं और लॉयर बन जाते हैं. और थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने क्या किया है, अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने दलित और उनकी राइट, इक्वालिटी, उनके जस्टिस के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक तरीके से कुर्बान की है. लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोर्शन, एनकरेज दलित, सॉरी फॉर दिस, उन्होंने क्या किया है, दलित्स को एनकरेज किया है, एनकरेज दलित्स टू सेंड चिल्ड्रन, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, टू ज्वाइन वेरियस गवर्नमेंट जॉब के लिए, और ताकि अलग अलग ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के लिए भी, ताकि उनका जो काम है ना हेरिडेटरी नहीं हो, जैसे उनके पिताजी जो काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं उन्हें वही करना पड़े. तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर हम बोलें तो ये सभी एनकरेज किसने किया है? भीमराव अंबेडकर ने किया, ताकि जो उनकी अगर हम बोले कास्ट है वो ऊपर उठे, उसका उत्थान हो. ये मेन मकसद था उनका. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, एडवोकेटेड द एंट्री ऑफ दलित इनटू ऑल हिंदूज टेम्पल. उन्होंने इस बात की एक तरीके से एडवोकेट किया, पैरवी की कि इन दलित्स को भी हिंदू मंदिर में बुलाया जाए. प्रोटेस्ट किया उन्होंने अलग अलग ओकेजन्स पे, और एंड में उन्होंने बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसमें उन्होंने अपने आप को ट्रांसफर कर लिया, कन्वर्ट कर लिया उन्होंने अपना रिलीजन. सेकेंड पैराग्राफ, हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने सीवियर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उन्होंने खुद झेला है बाय द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट, इस वजह से उन्हें बहुत खट्टे एक्सपीरियंसेस, बिटर एक्सपीरियंस हुए थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से. और जो इंसान खुद झेलता है वो जानता है कि उस चीज़ का पर्सपेक्टिव या फिर रिजल्ट क्या हो सकता है. दैट्स वाई ऐसा वो दूसरों के साथ होने देना नहीं चाहते थे. Now, the third point of the second paragraph, these incidents show the intensity of the discrimination against Dalit. और इन सभी कामों की वजह से उन्हें पता चला कि डिस्क्रिमिनेशन की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है दलित्स के खिलाफ. इनोसेंट चिल्ड्रन को
बिठाया नहीं जा रहा है। हम लोग वैसे भी पहले क्लास में ऑन इक्वालिटी में पढ़ते हुए आए हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वो सारी बातें क्या है, एक तरीके से पोल्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट मतलब ये एटमॉस्फेयर वाला एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारी सोसाइटी का एनवायरनमेंट है उसको डिस्क्रिमिनेशन पोल्यूट करता है। लास्ट पॉइंट, दलित डिनाइड, दलित को ना तो रेस्पेक्ट मिल रही है ना तो उन्हें डिग्निटी, मतलब जो एक आत्मसम्मान वाली जो जिंदगी होती है उन वो भी उन्हें नहीं मिलती थी। भीम, फर्स्ट पर्सन अपनी कास्ट के, जो कि कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, अब्रॉड गए और बाद में उन्होंने ड्राफ्ट किया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे वो नेहरू जी की कैबिनेट में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं तो उनकी कैबिनेट में फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे। तो ये तो हो गया हमारे पॉइंट्स जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपके जो अगर हम बोले ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने अपनी और अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है। अब आगे देखते हैं सोसाइटी, सॉरी, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट पोर्शन नाउ। Striving for equality. So, struggle for removal of caste-based inequality and for abolition of untouchability. एक तरीके से ब्रिटिश राज में ही ये जो मोमेंटम है चलता आ रहा था। बहुत सारे जो पर्सनालिटीज़ हैं, आपको राइट हैंड साइड में डायग्राम दिखेगा, सॉरी पिक्चर दिखेगी उन लोगों की, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर एंड बी आर अम्बेडकर, ये सभी आगे आए थे। और उस टाइम पीरियड में ही इन सभी जो चीज़ें हैं जैसे लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इन सभी के खिलाफ वो आए, आगे आए और अपनी बात को सामने रखा। 20th सेंचुरी में क्या होता है, नेशनल मूवमेंट आता है, सोशल रिफॉर्म आता है, लाइक मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं यहाँ पर, हरिजन जो कि अनटचेबल जिन्हें हम बोलते हैं अब, या फिर बोले एंड हरिजन फॉर अनटचेबल्स एंड कॉल फॉर रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ, या फिर जो अनटचेबल इन्हें बोला जा रहा है, छू नहीं सकते इन लोगों को। तो इन सभी जो पुरानी सोच थी, स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी, इनको अबॉलिश करने के लिए, इनको सोसाइटी से रिमूव करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था बहुत बार। इंडिया बिकेम, नाउ द लास्ट पॉइंट, इंडिया बिकेम फ्री लीडर कंसर्न अबाउट द, वेट फॉर अ वाइल, हम हमारे बुक के पोर्शन में ये देखते हैं। यस, व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, ऑल लीडर्स, जब इंडिया फ्री हो जाता है तो जो हमारे लीडर्स हैं वो इस बात से कंसर्न होते हैं कि हमारे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फैली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया कि अब से अनटचेबिलिटी एक तरीके से नहीं की जाएगी। फंडामेंटल राइट्स दिए गए सभी की, सभी लोगों को, हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स दिए गए ताकि वो डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ और इक्वालिटी के साथ अपना जीवन जो है जी सके। वुमेन को भी दिया जा रहा है, चिल्ड्रन को भी दिया जा रहा है और ओल्ड पीपल को भी दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज को भी दिया जा रहा है, इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिंग लोअर कास्ट एज पर द गवर्नमेंट जॉब, ताकि उन लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर उठाने की कोशिश की जाए, इसलिए इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट को, एससी को 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज जिन्हें हम ओबीसी बोलते हैं ना 27%, क्योंकि जो मुख्य धारा में इन्हें लाने की कोशिश की जा रही थी इसलिए इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया था एट दैट टाइम। नाउ अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे गोल क्या था, वही चीज रिपीट की जा रही है। गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स दैट ऑल सिटीजन्स मस्ट बी कंसिडर्ड इक्वल। कई को हम लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं तो हमने क्या किया, उनको रिजर्वेशन दिया ताकि वो बराबरी पर आ सकें। इक्वली सीन एज अ की दैट यूनाइट, सभी को बराबर देखा जाए ताकि सभी जो लोग हैं सोसाइटी के वो एक साथ एक जगह पर रह सके, उन्हें इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नाउ पीपल आर फ्री टू फॉलो, पीपल जो है कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अपने धर्म को अपना सकते हैं। दे लाइक, वो जो भी चाहते हैं। इंडिया अब एक सेकुलर कंट्री है। गवर्नमेंट डज नॉट शो एनी फेवर, गवर्नमेंट किसी भी एक किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है अगेंस्ट एनी रिलीजन। पीपल फ्री हैं, कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, क्रीड के आधार पर, जेंडर, लिंग के आधार पर, जहाँ वो जन्मा है या कौन सा वो रिलीजन अपना रहा है, इस आधार पर
न तो उन्हें पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करने से रोका जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, लोगों को एक तरीके से अधिकार दे रहे हैं, बराबरी का अधिकार दे रहे हैं। अब क्या होता है, ये तो हो गए आपके पास कुछ सेक्युलर कंट्री होने के बाद, होने के लिहाज से कुछ राइट्स हैं। और क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, कहीं पर भी पीसफुली आप गैदर हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हो, फ्री हो कहीं पर भी रहने के लिए, सेटल होने के लिए इंडिया के अंदर। एंड पर्सन, आप अगर किसी को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का डिनाई, मतलब उसको रोका जा रहा है, उसको फॉलो नहीं करवाया जा रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ताकि उनके राइट्स को रिस्टोर किया जा सके। तो जब हमने राइट्स की बात की तो क्यों ना हम राइट्स को देख ही लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है सभी लोग इंडिया में, वुमेन, चिल्ड्रेन, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने भी धर्म की मैं या कोई भी कास्ट की बात कर लूँ, सभी बराबर हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, कहीं पर भी आप पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में घूम सकते हो। इसकी आज़ादी नहीं है कि आप किसी के घर के अंदर घुस जाइए, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर आपको फ्रीडम है। दूसरा है एक्सप्लोइटेशन, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप एक तरीके से उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। कल्चरल और एजुकेशन राइट है आपको। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, अगर ऊपर के 5 जो राइट्स हैं आपके वायलेट हो रहे हैं, किसी ने आपको बाहर जाने से रोक दिया, किसी ने आपको बांध के रख दिया, तो क्या है, आपके राइट टू फ्रीडम को वो वायलेट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो और अपने राइट्स को वायलेट होने से बचा सकते हो। यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड में इंडिया की एक पिक्चर, काइंड ऑफ मैप लगाया है, जिसमें हम सभी रिलीजन्स को देख रहे हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष कंट्री बोला जाता है, जिस वजह से इंडिया के अंदर सारे के सारे जो रिलीजन्स हैं उनको फॉलो करवाया जाता है, किया जाता है, सॉरी। लास्ट पैराग्राफ को रीड करने के बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म यहीं पर कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया के अंदर। वेरियस लेवल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या बनती है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को हटाएं, इनइक्वालिटी को यहाँ से एकदम गायब कर दें। सो ये जो टॉपिक है वो समझने का टॉपिक है, सिर्फ पढ़ने का टॉपिक नहीं है कि पढ़ लिया और उसके बाद इस चैप्टर या बुक को बंद कर दें। ये जो चैप्टर है वो आप अपनी लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करें। कैसे? डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ, मैंने पिछली क्लास में भी आपको यही बताया था, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं रखनी है, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये जो कास्ट डिवाइडेड है, इसको आप उनके काम के आधार पर उसे कंटिन्यूटी या हेरिडिटरी ना फॉलो, उनके साथ बुरा बिहेव ना करें। जैसे क्षत्रिय, सॉरी, वैश्य शूद्रास हो गए, किसी को अपर नहीं मानना है, किसी को लोअर नहीं मानना है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन देखा है भीमराव अम्बेडकर का। ये एक पिक्चर लगाई जिसमें उनके हाथ में एक बुक है जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से उन्होंने उसका निर्माण किया, इस वजह से ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट की है। उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और पहले वो लॉ मिनिस्टर थे कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर, नेहरूज कैबिनेट के अंदर। कितना कितना किस किस को परसेंटेज मिला है, ये लोग, आप ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कीजिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स ही आप लोगों के एग्जाम्स में आ जाते हैं। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3, sorry, chapter number 2, which is related to a civics portion, and the name of this chapter is diversity and discrimination. So that's it for today's class. Thank you.